गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज आ रही है सभी के पास? ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द लोकल वेरिएबल्स, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम अगेन रिपीट कर रहे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। अगर हम कंटेंट्स के भी आप पर बात करें, किसी भी वेरिएबल के अंदर एज अ कंटेंट और एज अ डेटा, कोई भी वेरिएबल जनरली स्टोर क्या करता है, किसी वेरिएबल के अंदर एट ए टाइम हमारे लिए या तो वैल्यू स्टोर करना पॉसिबल है या फिर मेमोरी एड्रेस स्टोर करना पॉसिबल है, राइट। या फिर मेमोरी एड्रेस। ऐसे वेरिएबल्स जिनके अंदर वैल्यू स्टोर करना पॉसिबल, तो उन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव वेरिएबल। अगर किसी वेरिएबल के अंदर मेमोरी एड्रेस स्टोर करना पॉसिबल है, ऐसे वेरिएबल्स को ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स, राइट। इसके अलावा हमने बात की थी बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट पर्पल एंड पोजीशंस। पर्पल और पोजीशन के व्याप पर वेरिएबल्स के दो टाइप थे मेनली, लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी वेरिएबल लोकल है या फिर ग्लोबल है? मैंने जस्ट सिंपल मीनिंग बताया था आपको। अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन टू प्लेसेस पर पॉसिबल होगा, या तो फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर, राइट। आइदर इनसाइड फंक्शन और ब्लॉक और आउटसाइड द फंक्शन। अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन फंक्शन के अंदर प्लेस किया गया है, ऐसे वेरिएबल्स को ही हम क्या बोलते हैं, नथिंग बट लोकल वेरिएबल। जैसे कि इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, वन सेकेंड। इस एग्जांपल में जैसा कि हम देख सकते हैं, ए को हमने कहाँ डिक्लेयर किया है, इनसाइड द बॉडी ऑफ फंक्शन। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनका टाइप क्या होता है, लोकल वेरिएबल्स। एनी वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन, सच टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। जैसे कि हमने मेन फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया समथिंग एक्स, तो इस सिचुएशन में एक्स को क्या बोलेंगे, यार एक्स इज अ ग्लोबल वेरिएबल्स, राइट। इनके रूल्स की बात करते हैं। व्हाट आर द रूल्स फॉर लोकल वेरिएबल्स? जस्ट क्विक रिव्यू देखते हैं पहले। लोकल वेरिएबल्स के केसेस में, जैसा कि मैंने सबसे पहले बात की थी, थोड़ा सा डिस्प्ले का इशू है। फर्स्ट रूल क्या था, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू? किसी भी लोकल वेरिएबल्स के अंदर बाय डिफॉल्ट स्टोर क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, गार्बेज, राइट। दूसरी बात, लोकल वेरिएबल्स का मेमोरी एलोकेशन किस प्लेसेस पर होता है, राइट, अबाउट द मेमोरी एलोकेशन। किसी भी लोकल वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट एलोकेट होता है ऑलवेज टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। यही पार्ट हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन, किसी भी लोकल वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट कब होता है, जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल किसी ब्लॉक के अंदर एंटर होता है। सिमिलरली, लोकल वेरिएबल्स का डी एलोकेशन कब होता है, वेन एवर एग्जीक्यूशन कंट्रोल गोज आउटसाइड द ब्लॉक। जस्ट हमने रूल्स कवर किए थे। इसके अलावा हमने बताया था किसी लोकल वेरिएबल्स को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना कंपलसरी है। प्लस लोकल वेरिएबल्स के लिए डिक्लेरेशन कहाँ अलाउ होता है, ओनली टॉप और बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक, मतलब ब्लॉक के जस्ट शुरुआत में, या बोल सकते हो बिफोर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के बाद कभी भी लोकल वेरिएबल्स के लिए सेम ब्लॉक में डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना पॉसिबल है। जस्ट ये रूल्स हमने लास्ट टाइम कवर किए थे, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं अबाउट द लोकल वेरिएबल्स। जैसा कि आपको पता है, अगर हमने लोकल वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया, तो उस केस में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज गणवेश, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमेशा आप कॉपी और पेन लेकर बैठा करें। जिस क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको जस्ट अपनी कॉपी में आप सेम टू सेम राइट करें, उसके बाद ट्राई करें इसका आउटपुट क्या है, ठीक है। यूजिंग स्टैक डायग्राम, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोग्रामिंग में अगर आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स रखना है या अपने फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि यार जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सभी प्रोग्राम्स को आप हमेशा मेमोरी द्वारा रिप्रेजेंट करें बाय यूजिंग स्टैक डायग्राम। एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं।
इसके अलावा लास्ट टाइम लोकल वेरिएबल से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, आपको याद हो क्या? सभी लोकल वेरिएबल्स का एलोकेशन होता है? नहीं, अनयूज्ड लोकल वेरिएबल्स के लिए कभी भी कोई मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म नहीं होता है। यहाँ पर एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है। सिंपली हमने यहाँ दो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक्स एंड वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स, एक्स का करेंटली वैल्यू क्या है? 10, ठीक है। इसके अलावा वाई को हम सेम ब्लॉक में डिक्लेयर ना करके मेन फंक्शन के अंदर हमने एक स्मॉल लोकल ब्लॉक क्रिएट किया लाइक दिस वे। वन सेकेंड, राइट, एक लोकल ब्लॉक फॉर्म किया। लोकल ब्लॉक के अंदर हमने फर्दर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, समथिंग इंटीजर वाई। काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। वाई के केसेस में हमने वैल्यू क्या असाइन करा है? जस्ट 20। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू और इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई? 20। इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। नेक्स्ट वन, देन हमने यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले कराया है प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर हमने प्रिंट एफ में एक्स और वाई लिखा है, इसका मतलब हम वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं, राइट। दूसरा केस क्या है? सेम टाइम पर हम कंफर्मेशन के लिए डिस्प्ले कराना चाहते हैं मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स एंड वाई। तो एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए ऑपरेटर कौन सा है? एड्रेस एट ऑपरेटर और M%, राइट। सिंपली आप गैस कर सकते हो फर्स्ट प्रिंट टैब से क्या डिस्प्ले कराएंगे हम? वैल्यू ऑफ एक्स वाई। जैसा कि आप देख रहे हो एक्स का वैल्यू 10 है, वाई का वैल्यू 20, तो इसलिए एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? 10 20। उसके बाद सेकंड प्रिंट टैब के अंदर क्या डिस्प्ले कर रहे हैं? एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ वाई। एज्यूम कर लेना, इमेजिन करेंगे यहाँ पर, सपोज अगर एक्स का एड्रेस 100 है, तो आप गैस कर सकते हो टर्बो सी कंपाइलर के अंदर वाई का एड्रेस क्या हुआ? 98, राइट। इस थ्योरी के द्वारा हम जस्ट सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके बाद मैंने इस ब्लॉक को क्लोज कर दिया। मैंने करेंटली लोकल ब्लॉक को जस्ट क्लोज कर दिया, राइट। क्लोज करने के बाद फिर से हमने एक नया ब्लॉक स्टार्ट किया। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस एग्जांपल, राइट। एक नया ब्लॉक स्टार्ट किया और उस नए ब्लॉक के अंदर हमने फिर से एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया, समथिंग जेड। लेकिन जेड के अंदर कोई वैल्यू साइन नहीं किया है, राइट। जेड में कुछ भी इनिशियलाइज किया है क्या? नहीं। तो आप गैस कर सकते हो, अगर हम कंफर्मेशन के लिए जेड को डिस्प्ले करते हैं, जेड के लिए वैल्यू क्या प्रिंट होगा? एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? समथिंग गार्बेज, राइट। देन प्रिंट है, अगेन कंफर्मेशन के लिए हम डिस्प्ले करा रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड जेड। जैसे प्रीवियस ब्लॉक में हमने एक्स और वाई को डिस्प्ले कराया था, उसी टाइप से करंट ब्लॉक में हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ एक्स एंड जेड। सिमिलरली टेस्टिंग पर्पस हम डिस्प्ले करा रहे हैं एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ जेड। और आपका टास्क यहाँ पर क्या है? आपको जस्ट ये बताना है कि जो सेकंड ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक का एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, ठीक है। सभी को मैं 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। सेम डायग्राम अपने कॉपी में राइट करना है। उसके बाद साइड में स्टैक डायग्राम क्रिएट करें, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको इसका प्रैक्टिस बताया है, राइट। लाइक दिस वे, स्टैक के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी ब्लॉक को आप एज्यूम कर लेना एक सिंगल ब्लॉक का साइज है 2 बाइट्स। दो दो बाइट्स के ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, कभी भी कोई एड्रेस प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है इन ऑल द सिचुएशंस। इसलिए एज्यूम कर लेना जो वेरी फर्स्ट वेरिएबल एलोकेशन है एक्स का, उसका एड्रेस है अकॉर्डिंग टू मी समथिंग 100। मतलब ये एड्रेस हम आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा है। अगर इस टाइप से मेमोरी एड्रेसिंग अवेलेबल है, तो आपको ये बताना है जेड के लिए वैल्यू क्या प्रिंट होगा, जेड का एड्रेस क्या प्रिंट होगा, मतलब सेकंड ब्लॉक से क्या प्रिंट होने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। 2 मिनट का टाइम है, सभी को ट्राई करें। इस एग्जाम्पल का मेनली इंटेंशन और पर्पस क्या है? आपका मेमोरी पर बहुत अच्छा कमांड होगा, ध्यान रखना। अगर आप मेमोरी में जितने स्ट्रांग हो गए, मतलब आप मेमोरी को जितने अच्छे से विजुलाइज कर सकते हो, प्रोग्रामिंग में आपका उतना ही स्ट्रांग कमांड होगा। मतलब प्रोग्रामिंग में अगर आपको बाकी लोगों से ऊपर जाना है, तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? जस्ट आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट। हमारा मेन जो डिस्कशन रहेगा, आप बोल सकते हैं।
थ्रू आउट द सी लैंग्वेज क्लासेस हमारा मेन डिस्कशन और मेन फोकस किस चीज के लिए रहेगा, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं जानता हूँ जिनका मेमोरी पर अच्छा कमांड हो जाता है वो प्रोग्रामिंग के किंग होते हैं, ठीक है। दूसरे ब्लॉक के अंदर दो केस हैं, प्रिंट एफ एक्स एंड जेड, और दूसरे केस में क्या प्रिंट हो रहा है, एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ जेड। मतलब आपको टोटल 4 वैल्यूज बताना है। फर्स्ट प्रिंट एफ से क्या प्रिंट होगा, राइट। वैसे आपको पूरा आउटपुट बताना है, लेकिन मेन कॉन्सेंट्रेशन किस चीज के लिए होना चाहिए आपका, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड जेड एंड व्हाट कैन बी द एड्रेस ऑफ एक्स एंड जेड। काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें 99% पर्सन फेल हो जाते हैं। ट्राई करें सभी लोग। हाँ, ये भी ध्यान रखना, आप जो क्लासेस अटेंड कर रहे हो नेक्स्ट वीक से आपके लिए वीक के एंड में एक जस्ट ऑनलाइन टेस्ट रखा करेंगे। टेस्ट में जो भी विनर रहेगा उसके लिए विनिंग अमाउंट भी रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से फोकस करना, जो भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ डेली बेसिस पर क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ। हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वीक के एंड में वो सारे क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से आएंगे जो टॉपिक्स में डेली रेगुलर क्लासरूम में आपको कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला, जो भी आपको वीकली टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी पैटर्न के क्वेश्चंस डेली मैं आपके ग्रुप में भी अपलोड करूंगा, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपका मेन फोकस ग्रुप में या चैनल में जो भी आपके लिए क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूं उनको अटेम्प्ट जरूर करें। किसी भी क्वेश्चन में कभी डाउट हुआ करेगा तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको जस्ट ऑनलाइन सेशंस के अंदर आपको कवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। किसी का आउटपुट आया क्या? आप लोग तब तक इसको फिनिश करें, तब तक मैं सेम प्रोग्राम टर्बो सी कंपाइलर में टाइप कर देता हूँ जिससे आपके लिए आउटपुट मैच करना पॉसिबल हो जाए। ठीक है, पहले हम डायग्राम में फिनिश करेंगे उसके बाद आउटपुट में। फर्स्ट केस में सिंपली हमने राइट डाउन क्या किया है, एक्स इक्वल्स टू 10 एंड वाई इक्वल्स टू, सॉरी वाई हमने लोकल ब्लॉक में डिक्लेयर किया था, राइट। इससे पहले CLR SCR का यूज कर लेते हैं स्कीम को क्लियर करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने क्रिएट करें, देयर आर 2 लोकल ब्लॉक्स। लोकल ब्लॉक के अंदर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, समथिंग वाई विद इनिशियल वैल्यू 20, प्रिंट एफ %d %d। वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने आपके लिए रिकमेंड किया है ऑलवेज %d। आगे में एक्स्ट्रा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को भी लर्न करने वाले हैं, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। दूसरे प्रिंट एफ हम सिंपली यूज कर रहे हैं %u क्योंकि हमको करेंटली सेकेंड केस में मेमोरी एड्रेस इसको डिस्प्ले करना है, राइट। मेमोरी एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंडेड फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %u, एड्रेस ऑफ एक्स एड्रेस ऑफ वाई। फर्स्ट प्रिंट फंक्शन या फर्स्ट ब्लॉक आपके लिए प्रिडिक्टेबल है, राइट, वहां पर तो कुछ स्पेशल है नहीं। मैं सेकंड केस में बात करूं जहां पर हमने जेड को डिक्लेयर किया है और जेड में हमने कोई भी वैल्यू साइन नहीं किया। जैसा कि आपको पता है किसी भी वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज गार्बेज, राइट। प्लस आपको एलोकेशन भी किसके अकॉर्डिंग कराना है, अकॉर्डिंग टू स्टैक डायग्राम, जिस ऑर्डर में हमने डिक्लेरेशन यूज की, राइट। इससे सिंपल एग्जांपल है, सबसे पहले आपको इस एग्जांपल को फिनिश करना है डायग्राम के फॉर्म में। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रैक्टिस के लिए बेस्ट पार्ट क्या है,
कभी भी आप किसी भी एग्जाम्पल को डायरेक्टली सिस्टम में ट्राई मत करो, क्योंकि अगर आप सिस्टम से आउटपुट पूछोगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं। केवल आपको ये तो पता लग जाएगा कि इसका आउटपुट क्या आया, लेकिन कैसे आया वो आप कैसे गेस करेंगे। इसलिए सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सेल्फ खुद से सॉल्व किया करो, भले ही वो गलत हो रहा है स्टार्टिंग में, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी का भी आउटपुट नहीं आ रहा है, सॉल्व करें इसको। चलिए फिर देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, आप सभी को ठीक से बहुत अच्छे से फोकस होकर देखना है। और सेम क्वेश्चन किसी भी अदर स्टूडेंट से आप पूछ के जरूर देखना, जो किसी भी अदर प्लेस से कोचिंग कर रहे हैं या कहीं से भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तब आपको पता लगेगा आपने यहाँ पर क्या सीखा है। फर्स्ट वन, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एग्जीक्यूशन ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है, बिगिनिंग ऑफ द मेन फंक्शन। दूसरी बात, जब भी इस प्रोग्राम से कोई भी आउटपुट प्रिंट होगा यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन, तो उस आउटपुट को हम डिस्प्ले कहाँ करा देंगे, ऑन द आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। तो पहले मॉनिटर क्रिएट कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग करने का सबसे बेस्ट वे रहता है, सबसे पहले आप लेफ्ट में कोड लिखा करो। फर्स्ट वन, सबसे पहले क्या लिखना है, कोड। उसके बाद मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इज स्टैक, और तीसरा केस क्या है, मॉनिटर स्क्रीन। जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें हमेशा टॉप टू बॉटम सीक्वेंस के फॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले कंट्रोल कहाँ आएगा, हेडर ऑफ द मेन फंक्शन, राइट। देन जैसे ही कंट्रोल मेन फंक्शन की बॉडी में एंटर होगा तो मेमोरी किसके लिए एलोकेट होगा, केवल उन लोकल वेरिएबल्स का एलोकेशन होगा जो इस मेन ब्लॉक या मेन फंक्शन के ब्लॉक में डायरेक्टली प्रेजेंट है। इस ब्लॉक के अंदर डायरेक्टली एलोकेशन किसका है, सॉरी डिक्लेरेशन किसका है, ओनली एक्स। एज ऑफ नाउ स्टैक के टॉप में केवल एक्स का एलोकेशन होगा, और इन प्लेसेस पर हम एज्यूम कर लेते हैं ओल्ड वैल्यूज क्या है, मतलब ऑलरेडी पहले से इन प्लेसेस पर कोई डेटा होगा जो कि हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल है। उस डेटा को मैं क्या ट्रीट करा, जस्ट गार्बेज वैल्यू, राइट। सबसे पहले एलोकेशन किसका हो रहा है, वेरिएबल एक्स का। देन जैसे ही स्टेटमेंट परफॉर्म हुआ है, सीक्वेंस नंबर 2 कंप्लीट होगा, तो आप गेस कर सकते हो 10 असाइन किस में हो जाएगा, उस लोकेशन में जिसका नेम एक्स है। नाउ एक्स बिकम्स 10, मतलब एक्स का गार्बेज वैल्यू 10 से रिप्लेस हो चुका है। उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इनर लोकल ब्लॉक के अंदर है, मतलब अब आप एंटर कहाँ हुए, सेकंड लोकल ब्लॉक में। मेरा सीक्वेंस नंबर 3, तो अगेन फिर से चेक करो क्या इस ब्लॉक में कोई लोकल वेरिएबल है, यस। कौन सा, वाई। वाई का डिक्लेरेशन तो अगेन एक्स के जस्ट टॉप में और स्टैक के टॉप में मेमोरी एलोकेशन किसका हो जाएगा, वाई का। जैसे ही स्टेटमेंट कंप्लीट होगा तो आप गैस कर सकते हो वैल्यू 20 असाइन किसमें हो जाएगा, वेरिएबल वाई के अंदर। नाउ वाई बिकम्स 20, राइट। उसके बाद कंट्रोल करना है नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेम ब्लॉक, सीक्वेंस नंबर 4। यहाँ पर हमने सिंपली डिस्प्ले क्या करा है, एक्स एंड वाई। तो आप गैस कर सकते हो एक्स के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, एक्स का वैल्यू, और एक्स का वैल्यू क्या डायग्राम के अकॉर्डिंग 10। वाई के प्लेस पर प्रिंट में क्या रिप्लेस हो जाएगा, वाई का वैल्यू विच इज 20। तो फाइनली इस प्रिंट के द्वारा ये आउटपुट मैसेज कहाँ प्रिंट होगा, ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, राइट। मॉनिटर के केसेस में एक्सपेक्ट रिजल्ट क्या, फर्स्ट केस में 10 एंड 20। दूसरी बात आप देख पा रहे हो मैंने फाइनल कोड में स्लैश एन का यूज किया, तो आप गैस कर सकते हो कर्सर कहाँ जा चुका होगा, ऑन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन इन द प्रिंट, सॉरी इन द मॉनिटर स्क्रीन, राइट। करंट प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूशन कंट्रोल कहाँ सेंड होगा, ऑन द नेक्स्ट प्रिंट एफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट प्रिंट एफ में क्या पास किया हमने, एड्रेस ऑफ एक्स। M% ऑपरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा, वॉट एवर मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स। और रियल में एक्स का एड्रेस क्या है वो हम गेस नहीं कर सकते, लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हमने एक्स का एड्रेस एड किया 100, तो इस प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, 100, राइट। जबकि एक्चुअल एड्रेस कुछ नहीं आ सकता है। दूसरे केस में क्या है, वाई का एड्रेस। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा एक्स के एड्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारा मेन इंटरेस्ट है वॉट एवर एड्रेस ऑफ वाई एंड जेड। वाई का एड्रेस गेस करना पॉसिबल अगर एक्स का एड्रेस गिवन है तो, राइट। वाई का एड्रेस क्या है, 98, तो इस प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, 98। तो अगेन इस प्रिंटफ के द्वारा पहला सीक्वेंस नंबर 5 ये आउटपुट मैसेज कहाँ सेंड कर दिया जाएगा, ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। तो नेक्स्ट टाइम गैस कर सकते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, 198। जस्ट एज्यूम अगर एक्स का एड्रेस 65,524 है, वाई का एड्रेस क्या आएगा, 65,522, राइट। नेक्स्ट वन, अब इस ब्लॉक के अंदर ये प्रिंटफ लास्ट स्टेटमेंट था, कहीं ना कहीं मतलब ये ब्लॉक कंप्लीट होने वाला। तो जैसे ही ब्लॉक कंप्लीट हुआ, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, इमीडिएटली एग्जीक्यूशन कंट्रोल एंटर कहाँ हो जाएगा, मतलब इस ब्लॉक से बाहर जाएगा। अगर इस ब्लॉक से बाहर जा रहा है
तो इसका मतलब मैंने आपको भी लिखवाया था, लोकल वेरिएबल का एलोकेशन कब होता है, जब कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आता है। उसी टाइप से डी एलोकेशन कब होता है, जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक के बाहर जाता है। तो अभी कंट्रोल कौन से ब्लॉक के बाहर जा रहा है, इनर लोकल ब्लॉक। इस लोकल ब्लॉक में केवल एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ओनली वाई। इसका मतलब क्या है, कंट्रोल जैसे ही बाहर जाएगा, मतलब वाई यहाँ से मेमोरी से डी एलोकेट हो जाएगा, राइट, वाई इज डी एलोकेटेड। इस चीज को ठीक से देखना है। वाई यहाँ पर मतलब अब इस मेमोरी का नेम वाई रहेगा क्या, नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अभी भी उस लोकेशन में वैल्यू क्या पड़ा हुआ है, 20। मतलब यहाँ से इस लोकेशन का नेम वाई नहीं है, लेकिन उस लोकेशन में वाई के थ्रू हमने ऑलरेडी डेटा क्या साइन किया था, 20। हो सकता है वो डेटा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा हो। इसको स्टार से रियलाइज करो। मान लो आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, राइट। अगर आप कहीं क्लासरूम में बैठे हुए हैं, क्लासरूम में आपको कोई चेयर दिया गया, चेयर पर आप बैठे हो, राइट। हो सकता है क्लासरूम में आपने कोई कचरा फेंका हो, या उस चेयर पर कोई कचरा डाल दिया हो। जब आप क्लासरूम से बाहर जाओगे, इस चेयर से बाहर जाओगे, तो कचरा अभी भी वहां पड़ा हुआ है कि नहीं, यस। तो कहने का मतलब क्या है, भले ही वाई डीएलोकेट हो चुका है, लेकिन वाई के हेल्प से हमने इस लोकेशन 98 में 20 असाइन किया था, तो 20 अभी भी एग्जिस्ट होने के चांसेस हैं। हो सकता है हो सकता है 20 लॉस्ट हो जाए, दोनों ही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देन उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, इमीडिएटली इनसाइड नेक्स्ट ब्लॉक। नेक्स्ट लोकल ब्लॉक के अंदर जाएगा सीक्वेंस नंबर 6। तो इन इमीडिएटली अब एलोकेशन किसका हुआ, जेड का। लेकिन क्वेश्चन और पॉइंट ये है कि जेड के लिए कौन सा मेमोरी एलोकेट हुआ, जो स्टैक के टॉप में फ्री होगा। तो स्टैक के टॉप में लोकेशन 100 अभी रिजर्व्ड है और अनरिजर्व्ड है, 100 अभी भी रिजर्व्ड है। तो वाई के लिए सेम लोकेशन 100 एलोकेट करना पॉसिबल है, नहीं। लेकिन ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो, 98 लोकेशन अभी रिजर्व्ड है और अनरिजर्व्ड है। अब 98 लोकेशन किसी भी वेरिएबल के लिए अभी रिजर्व्ड है क्या, नहीं। इस टाइप से समझें, जब तक आप चेयर पर बैठे हुए थे वो चेयर आपके लिए रिजर्व्ड था, जैसे ही आप क्लास से बाहर गए, अब वो चेयर अभी भी आपके लिए रिजर्व्ड है क्या, नहीं। तो उसी चेयर पर अगर मैं मान लो उसी रूम में कोई दूसरा बैच लगा रहा हूँ, आपका बैच फिनिश होने के बाद तो नेक्स्ट स्टूडेंट आएंगे, तो उन स्टूडेंट को सेम चेयर पर बैठने का परमिशन होगा कि नहीं हुआ, यस। क्या मैं उनके लिए फिर से कोई नए चेयर लाने की जरूरत है, नहीं। तो उसी टाइप से आपको लेट करना है। तो जो लोकेशन अभी 98 वाई के लिए एलोकेट हुआ था, लेकिन वाई उसको फ्री कर चुका है, या वाई के रिस्पेक्ट में डी एलोकेट हो चुका, तो अभी इस पे इस कैसा है, अनरिजर्व्ड। तो अनरिजर्व्ड है, तो इमीडिएटली जो लोकेशन पहले वाई के लिए एलोकेट हुआ था, अब वही मेमोरी लोकेशन जेड के लिए एलोकेट हो जाएगा। तो जेड का एलोकेशन 96 में नहीं हुआ, 98 में ही हुआ। तो जस्ट आपके लिए मार्क कर देता हूँ, प्रीवियसली ये लोकेशन रिजर्व्ड किसके लिए हुआ था, वाई के लिए। अब वही लोकेशन फिर से एलोकेट किसके लिए हो गया, जेड के लिए, राइट। मतलब बैच वन में जिस चेयर पर आप बैठे थे, तो आपका बैच खत्म होने के बाद उसी चेयर पर दूसरे बैच का कोई तो स्टूडेंट बैठेगा। इस टाइप से गेस करना है, राइट। अब कहने का मतलब ये है कि जेड में हमने सिंटैक्टिकली देखा जाए तो उसे डिक्लेरेशन के अंदर जेड में हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, लेकिन हम एज अ प्रोग्रामर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर प्रीवियसली सेम प्लेस वाई ने यूज किया है और वाई अगर उस प्लेस पर वैल्यू छोड़ के गया 20, तो जेड का जो गार्बेज वैल्यू और अनएक्सपेक्टेड वैल्यू था, अब हमारे लिए वो वैल्यू प्रिडिक्ट करना पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, राइट। मतलब आप चेयर पर अगर कोई पेन छोड़ गए, तो पेन दूसरे स्टूडेंट को उस चेयर पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब आपको कभी कई बार ऐसा होता है कि आप अपने बेंच पर मोबाइल छोड़ देते हो, मोबाइल छोड़ के आप बाहर चले गए, लेकिन दूसरे बैच के स्टूडेंट आएंगे, तो वो मोबाइल दूसरे स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो उसी टाइप से समझें, ये जो 20 है क्या, जस्ट लाइक योर सेल फोन, जो आप बाई मिस्टेक भूल गए थे यहाँ पर, मतलब ये असाइन तो हमने वाई के द्वारा कराया है, लेकिन वाई भले ही यहाँ से जा चुका है, लेकिन वैल्यू अभी भी एग्जिस्ट होने के चांसेस है। लेकिन कुछ नहीं है कि वैल्यू कब तक रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। फाइनली क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जेड का वैल्यू हमने असाइन जानबूझ के नहीं किया था, जिससे आप गार्बेज बोलो, लेकिन हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टर्बो सी कंपाइलर। एक बात और ध्यान रखना, ये नेचर कंपाइलर टू कंपाइलर भी डिपेंड करता है। जैसे ही स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है, प्रोसेस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, कंट्रोल कहाँ जाएगा, ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर मेरा प्रिडिक्शन सही है, मतलब जेड के लिए वही प्लेस असाइन हुआ है जो वाई के लिए असाइन हुआ, तो जेड के प्लेस पर क्या रिप्लेस होना चाहिए, 20। मतलब जेड का वैल्यू क्या आएगा, सेम एज ऑफ वाई। एक्स के प्लेस पर क्या आएगा, एक्स को तो हमने कुछ किया ही नहीं है, एक्स का भी वैल्यू क्या है, जस्ट 10। तो इस प्रिंटफ के द्वारा आउटपुट डिवाइस मॉनिटर स्क्रीन में फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 एंड 20। व्हाट अबाउट नेक्स्ट प्रिंटफ, नेक्स्ट प्रिंटफ को चांस देंगे सीक्वेंस नंबर 8। एक्स के एड्रेस में तो कोई चेंजेस नहीं है, एड्रेस ऑफ एक्स के प्लेस पर अभी भी क्या आएगा, मेमोरी एड्रेस 100। लेकिन जेड का एड्रेस हमारे लिए प्रिडिक्ट करना पॉसिबल है, राइट। अगर प्रीवियसली वाई का एड्रेस 98 रहा है, तो जेड का एड्रेस भी क्या रहना चाहिए, 98।
ए। तो कहने का मतलब ये है कि अगेन इस प्रिंटफ के द्वारा जैसे ही फिनिश होगा, कंप्लीट होगा, क्या डिस्प्ले हो जाएगा, अगेन 198। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड के रियल एड्रेस क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन हमारा मेन कंसर्न था यहाँ पर जो एड्रेस वाई का आएगा वही एड्रेस किसके लिए प्रिंट होगा, जेड के लिए। जो वैल्यू वाई के लिए प्रिंट हुआ है 20, वही वैल्यू किसके लिए प्रिंट होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि क्या प्रिंट होना चाहिए, ऑल्सो 24 जेड। क्या इतना पार्ट क्लियर है? एक बार कमेंट करके कंफर्म कर दें। ठीक है, बाकी थिंग्स मैं चला के दिखा रहा हूँ आपको। आप रिस्पॉन्स तो किया करो, कम से कम पता कैसे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली मैं इस प्रोग्राम को चला के दिखा रहा हूँ। अब एड्रेस 100 और 98 तो नहीं आएंगे, एड्रेस कुछ भी आए, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि वाई और जेड का वैल्यू भी सेम आएगा और एड्रेस भी सेम आएगा। टेस्ट। फर्स्ट केस में क्या आया 1020, दूसरे केस में एक्स का एड्रेस, एक्स के लिए लास्ट 2 डिजिट क्या है 24, तो वाई का एड्रेस क्या था 22। तो फिर से मैंने डिस्प्ले कराया तो चेक करो, जेड के लिए गार्बेज आया 20, आया 20 प्लस जेड का एड्रेस और वाई का एड्रेस सेम है कि नहीं, यस। हो सकता है कोई पर्सन आपसे बोले कि दो वेरिएबल का एड्रेस कभी सेम हो ही नहीं सकता है। सेम हो सकता है कब, अगर प्रीवियस वेरिएबल डी एलोकेट हो चुका है तो सेम लोकेशन किसी दूसरे वेरिएबल के लिए एलोकेट हो जाएगा, राइट। तो देखा जाए तो काफी स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप इस टाइप के पॉइंट्स को कॉन्सेंट्रेट करके चलोगे तो बाकी लोगों से आप टोटली डिफरेंट होगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें आपने कुछ नहीं सीखा है, नॉर्मल केस था, किसी से भी बन जाए, किसी से भी पूछ के देखना, शायद ही आपको इसका जवाब मिले। इतना पार्ट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं। अदर वन, इसी टाइप के बहुत सारे हम एग्जाम्पल कंप्लीट करने वाले हैं। एक और केस देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, किसी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करना कंपलसरी है। अगेन हमने राइट डाउन किया वॉइड मेन, स्मॉल एग्जांपल है, देन इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 10, राइट। देन हमने राइट डाउन किया, ये एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर वाई इक्वल्स टू, मान लो एक्स और वाई दोनों में हम 10 असाइन करना चाहते हैं, तो एक तो तरीका है कि हम वाई में 10 असाइन कर रहे हैं, लेकिन वाई में मैं एग्जैक्टली एक्स के कॉपी को असाइन करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली राइट डाउन कर सकते हो वाई इक्वल्स टू एक्स। इज इट वैलिड कोड और इनवैलिड? ठीक है, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल नंबर वन। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जस्ट प्रैक्टिस पर्पज से। ऑलमोस्ट सेम केस है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बाद में चल के आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। फिर से हमने राइट डाउन किया तो सेम थिंग्स हम राइट कर सकते हैं, इंट एक्स इक्वल्स टू 10, उसके बाद मतलब वाई को हम सेपरेट लाइन में डिक्लेयर न करके सेम लाइन में डिक्लेयर कर रहे हैं, सेम स्टेटमेंट के अंदर, वाई इक्वल्स टू एक्स, राइट। देन रेस्ट ऑफ द कोड। एग्जाम्पल नंबर थ्री, या फिर थ्री को मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ रिलेट करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर थ्री, अगेन हमने राइट डाउन किया वॉइड मैन। आपको केवल ये बताना है इस केस में कि कोई भी कोड मतलब वैलिड है या इनवैलिड है, मतलब कंपाइल होगा या नहीं होगा। ठीक है, इंटीजर एक्स, दूसरे स्टेटमेंट के अंदर हम सेपरेटली डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर वाई, तो वाई का वैल्यू 10 है, लेकिन जो वैल्यू वाई में है एग्जैक्टली वही वैल्यू हम एक्स में असाइन करना चाहते हो, तो एक्स के लिए क्या राइट कर दिया, एक्स इक्वल्स टू वाई। सिमिलरली सेम एग्जांपल हम सिंगल स्टेटमेंट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, वॉइड मैन, मैन के अंदर हमने अगेन राइट डाउन किया है इंटीजर एक्स इक्वल्स टू वाई एंड वाई इक्वल्स टू 10। तो इनमें से आपको टोटल 4 एग्जांपल्स गिवन है, आपको वैलिड और इनवैलिड एग्जांपल्स फाइंड आउट करना है, कौन सा वैलिड होगा कौन सा इनवैलिड होगा, राइट। एक एक करके देखते हैं, आपको क्या फोकस करना है, कोई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर वन की बात करते हैं सबसे पहले, मतलब यहाँ आउटपुट के नाम पर तो कुछ है ही नहीं, केवल हम ये टेस्ट कर रहे हैं विल दिस कोड कंपाइल और नॉट। फर्स्ट वन, तो आपको कल मैंने रूल बताया था, किसी भी वेरिएबल को हम कब एक्सेस कर सकते हैं, ओनली आफ्टर देयर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन से पहले कभी भी वो कोई वेरिएबल एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है, राइट। या फिर मैंने आपको रूल लिखवाया था, किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना कंपलसरी है। तो एग्जांपल नंबर वन में देखते हैं, इन दिस केस नथिंग स्पेशल, सिंपली एक्स का डिक्लेरेशन है, इसका इनिशियल वैल्यू क्या है 10। दूसरा केस देखते हैं, वाई में हमने क्या असाइन किया एक्स, लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक्स का वैल्यू 10 है, नो डाउट वाई में 10 असाइन हुआ, लेकिन ये स्टेटमेंट वैलिड है इनवैलिड है,
वाई मतलब क्या इससे पहले जहां हम एक्स को यूज कर रहे हैं, क्या इससे पहले ऑर्डर में एक्स का कोई डिक्लेरेशन आया है? यस, इसलिए स्टेटमेंट इटसेल्फ वैलिड है, देयर इज नो इशू, राइट। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। जो एग्जाम्पल नंबर 3 आप देख पा रहे होगे, अगेन हमें ये देखना है क्या ये फर्स्ट डिक्लेरेशन वैलिड है या इनवैलिड है। यहाँ पर एक वेरिएबल है एक्स और एक्स में क्या साइन किया गया, वाई। लेकिन क्या इससे पहले प्रीवियसली टॉप में या लेफ्ट में वाई का कहीं कोई जिक्र हुआ है, कहीं कोई डिक्लेरेशन है क्या? नहीं। तो इस केस में क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर अनडिफाइंड सिंबल वाई। क्योंकि वाई को हमने डिक्लेयर तो किया लेकिन बाद में किया है, यूज पहले कर रहे हैं, राइट। इसलिए कोड कंपाइल हुआ क्या? नहीं। क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर। फर्स्ट एग्जांपल इटसेल्फ वैलिड है, लेकिन सेकंड एग्जांपल, सॉरी, थर्ड एग्जांपल इनवैलिड है। एग्जांपल नंबर 2, आप गैस कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों ही डिक्लेरेशन एक सिंगल स्टेटमेंट में, जब सिंगल स्टेटमेंट में फिर आपको डिक्लेरेशन का ऑर्डर लेफ्ट टू राइट कंसीडर करना है, राइट, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट सबसे पहले एक्स है, अभी एक्स का डिक्लेरेशन हुआ है, आगे चल के वाई भी है, लेकिन अभी वाई का यूज हुआ है क्या? नहीं, वैलिड। उसके बाद क्या है लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में, वाई में हम एक्स असाइन कर रहे हैं, तो लेकिन जहां पर एक्स यूज हो रहा है उससे पहले लेफ्ट में कहीं एक्स आया है, यस, इसलिए स्टेटमेंट सेल्फ कैसा, वैलिड। मतलब ये कोड सक्सेसफुली कंपाइल होगा। आगे इन्हीं डिक्लेरेशंस को हम ग्लोबल वेरिएबल से भी रिलेट करेंगे, ठीक है, वहां पर इनका मीनिंग बदल जाएगा, इसलिए आपको फोकस होकर देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 आप कमेंट करके बताएं कंपाइल होगा या नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4, विल इट कंपाइल और नॉट? अब तो आप बता सकते हो ना, यस और नो। चेक करते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही वेरिएबल डिक्लेरेशन है, तो एक ही स्टेटमेंट, जो एक ही स्टेटमेंट में है, फिर हमें ऑर्डर देखना है, मतलब वेरिएबल का यूज कैसे करोगे, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, पहले एक्स आया, राइट, उसके बाद वाई आया, लेकिन वाई को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, यूज करने से पहले लेफ्ट में कहीं पर भी वाई का कोई डिक्लेरेशन है? नहीं। तो वाई का डिक्लेरेशन है लेकिन लेफ्ट में या राइट में, राइट में। तो डिक्लेरेशन राइट में सर्च होगा, लेफ्ट में सर्च होगा, लेफ्ट में सर्च होगा, दैट्स वाई कंपाइल टाइम एरर विल नॉट बी कंपाइल, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल हमने राइट कर दिया, सेम कोड आप टर्बो सी में कॉपी करके देख लेना, चला के देख लेना, ठीक है। मैं बार बार सभी एग्जाम्पल चलाकर दिखाऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और कोई रीजन नहीं है। आगे का पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने डिस्कस क्या किया है, जस्ट लोकल वेरिएबल ओनली। एक और स्मॉल एग्जांपल देखते हैं, वॉइड मेन। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक हैं, मल्टीपल ब्लॉक में हो सकता है कोई वेरिएबल हमने आउटर ब्लॉक में डिक्लेयर किया, समथिंग एक्स इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट वन, कोई हमने इनर ब्लॉक क्रिएट किया है, इंटीजर वाई। इनर ब्लॉक के अंदर कोई डिक्लेरेशन है इंटीजर। डिस्प्ले का इशू क्यों आ रहा है? सेकंड केस में डिक्लेरेशन क्या यूज किया था, इंटीजर वाई इक्वल्स टू समथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब ये बात आपको ध्यान रखना, आगे हम बात कर रहे हैं स्कोप एंड लाइफ, ये पार्ट जो समझना बहुत जरूरी है। दो पॉइंट आपकी लाइफ में आने वाले हैं आगे, क्या, व्हाट इज मीन बाई स्कोप, व्हाट इज मीन बाई लाइफ ऑफ द वेरिएबल। स्कोप का मतलब डिफरेंट होता है, लाइफ का मतलब डिफरेंट होता है। स्कोप का मतलब है प्रोग्राम का वो एरिया जहां पर हम वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लाइफ का मतलब होता है टाइम पीरियड। जैसे हमारे केस में बात कर रहा हूँ, अपने केस में लाइफ को कैसे कंसीडर करते हैं, लाइफ जस्ट एक टाइम ड्यूरेशन है, टाइम लाइन है इन बिटवीन बर्थ एंड डेथ, राइट। बर्थ और डेथ के बीच में जो टाइम लाइन है, उस टाइम ड्यूरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, नथिंग बट लाइफ ऑफ द पर्सन। तो उसी टाइप से वेरिएबल्स के केस में बर्थ का मतलब क्या है, मेमोरी एलोकेशन, एंड डेथ का मतलब क्या है, मेमोरी डी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो टाइम लाइन है, उसी को हम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, लाइफ ऑफ द वेरिएबल। अभी हम लोकल वेरिएबल्स की बात करें, लोकल वेरिएबल्स के केस में एज ऑफ नाउ आप देख रहे होगे सर अभी तो हमें कोई डिफरेंस ही नहीं दिखा, स्कोप और लाइफ सेम ही है, राइट। मतलब हम वेरिएबल को एक्सेस कहाँ कर सकते हैं,
बाई डिफॉल्ट किसी भी वेरिएबल का स्कोप कहाँ होता है? ओनली विद इन अ ब्लॉक, जिस ब्लॉक में आपने डिक्लेयर किया है। और एलोकेशन भी मैंने आपको बताया, एलोकेशन कब होता है? जब कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आता है। डी एलोकेशन कब होता है? जब कंट्रोल ब्लॉक के बाहर जाता है। तो अभी तक आपको मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं दिखा, लेकिन आगे हम देखने वाले हैं जब ग्लोबल वेरिएबल कॉन्सेप्ट में आएंगे तब आपको ये डिफरेंस क्लियरली पता लग जाए। तो पहले मैं फ्यू पॉइंट्स आपके लिए ऐड करवा दूं। व्हाट इज मीन बाई स्कोप एंड लाइफ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। What I mean by scope of the variable? Scope क्या है? A place in the program, a place in the program where we can access the, access करने का मतलब सिंपली उसको यूज करना, ठीक है। A place in the program where we can access the variables, मतलब जहां पर हमारे ये प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स को एक्सेस करना पॉसिबल है, उस प्लेस को ही हम क्या बोलते हैं? नथिंग बट स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स। व्हाट इज द डिफॉल्ट स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल्स? किसी भी वेरिएबल का डिफॉल्ट स्कोप क्या होता है? विद इन अ ब्लॉक। डिफॉल्ट स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल इज विद इन अ करेंट एंड इनर ब्लॉक। मतलब किसी भी लोकल वेरिएबल को हम करेंट ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में आपने डिक्लेयर किया उसमें तो एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन उसके इनर ब्लॉक में भी एक्सेस करना पॉसिबल है। लेकिन आउटर ब्लॉक में एक्सेस करना पॉसिबल होगा नेवर, राइट। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं सेम टाइम पे, जैसे आपसे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वॉइड मैन इंटीजर एक्स, या इसको एक्स को हटा देते हैं, ठीक है, या एक्स इक्वल टू 10। एक्स क्या था? वेरिएबल लोकल। लेकिन टेस्टिंग पर्पज से हमने एक और ब्लॉक क्रिएट करवा दिया। दो ब्लॉक हैं, इनर और आउटर। जो इनर ब्लॉक है एक्स की हम बात करें तो एक्स मेन ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ है। एक्स को हम मेन ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं? यस, इट इज वैलिड प्रिंट एफ, राइट। सिमिलरली, क्या हम एक्स को इनर ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं? यस, इट इज ऑल्सो वैलिड, राइट। तो ये दोनों ही केस कैसे हैं? ऑल आर वैलिड। तो किसी भी वेरिएबल का स्कोप का हो, उस वेरिएबल को हम करंट ब्लॉक में भी एक्सेस कर सकते हैं और इनर ब्लॉक में भी एक्सेस कर सकते हैं। बट सपोज इमेजिन करो, अभी आपको जैसे मैंने फंक्शन नहीं पढ़ा, इन फ्यूचर हम पढ़ने वाले हैं। सपोज हमने मेन फंक्शन, जिस टाइप से हम मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं उसी टाइप से हमारे लिए अदर फंक्शन भी क्रिएट करना पॉसिबल बाय यूजिंग डिफरेंट नेम। यहाँ पर हमने नेम किया इसके लिए टेस्ट। फंक्शन क्या होते हैं? सब कुछ सेपरेट यूनिट है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये देखो कि एक्स नाम का वेरिएबल हमने किस ब्लॉक में क्रिएट किया है? मेन ब्लॉक में। और दूसरे ब्लॉक का नेम आप एज्यूम कर लो टेस्ट। इस ब्लॉक का नेम क्या है? टेस्ट। टेस्ट के अंदर हम प्रिंट एक्स यूज कर रहे हैं। करेंटली यहाँ पर एक्स स्कोप में है कि नहीं? एक्स का डिक्लेरेशन किस ब्लॉक में है? दिस ब्लॉक। तो जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेरेशन है वेरिएबल को, इस करेंट ब्लॉक में या फिर इसके किसी भी इनर ब्लॉक में तो एक्सेस किया जा सकता है, इट इज ऑल्सो वैलिड। लेकिन आउटसाइड द ब्लॉक एक्सेस करने का परमिशन होगा नहीं। क्या आएगा? कंप्लीटली कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। आई थिंक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप। इसी को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज यहाँ पर हमने लोकल ब्लॉक के अंदर एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, समथिंग ए इक्वल्स टू 0, और आप देख पा रहे हो ए लोकल ब्लॉक में क्रिएट हुआ है, राइट। जिसको हम इनर ब्लॉक भी बोलेंगे। तो इनर ब्लॉक में अगर हम कहीं पर ये समवेयर ए को डिस्प्ले करा रहे हैं या ए में असाइनमेंट कर रहे हैं, वैलिड और इनवैलिड, मतलब ए जिस ब्लॉक में हमने डिक्लेयर किया उसी में तो एक्सेस कर रहे हैं, दैट्स वाई वैलिड। बट सपोज दैट अब हम डिफरेंट फंक्शन की बात ना करके हमने डिस्प्ले कराया प्रिंट एफ ए अगेन, तो जो मेरा सिलेक्टेड एरिया है, कंफर्म करो ये कोड कंपाइल होगा या नहीं होगा। तो कैसे कंफर्म करेंगे? आप पहले तो ए देखो कि ए किस ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए का डिक्लेरेशन किस ब्लॉक में हुआ है। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ ए, और ये डिक्लेरेशन केवल इस ब्लॉक के लिए अवेलेबल है, करेंट ब्लॉक। लेकिन ए को हम एक्सेस कहाँ करना है? सेम ब्लॉक में और आउटसाइड ब्लॉक, आउटसाइड ब्लॉक, इसलिए स्टेटमेंट भी कैसा है? इट्स सेल्फ इनवैलिड। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मीन्स वैलिड और इनवैलिड। इनवैलिड क्या आएगा? कंपाइल टाइम एरर। मतलब आउटर ब्लॉक के वेरिएबल्स इनर में तो एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन इनर के वेरिएबल्स आउटर में एक्सेस नहीं हो सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं। उससे पहले जस्ट मैं यहाँ पर लाइफ का डेफिनेशन और लिखवा दूं। व्हाट यू मीन बाई लाइफ ऑफ द वेरिएबल? लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ इज अ टाइम लाइन और टाइम ड्यूरेशन बिटवीन मेमोरी एलोकेशन एंड मेमोरी डी एलोकेशन। अभी जो लोकल वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स विजिबल भी कहाँ होते हैं? विद इन अ करंट ब्लॉक, और एलोकेशन भी कब होता है? जो कंट्रोल ब्लॉक में आता है। तो लोकल वेरिएबल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिनका स्कोप और लाइफ प्रैक्टिकली अभी आपको सेम दिख रहा है, लेकिन इन फ्यूचर ये सेम नहीं हुआ, ठीक है।
आगे हम ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं स्टोरेज क्लास। जब हम स्टोरेज क्लास को डिस्कस करें तब आपके लिए लाइफ और स्कोप में प्रॉपर डिफरेंस समझना पॉसिबल हो। तो तब तक के लिए मैं केवल इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, बाकी पॉइंट में आगे कंटिन्यू करूंगा। लाइफ का मतलब क्या है? a time duration between a time duration between memory allocation and memory deallocation. A time duration between memory allocation and memory deallocation is nothing but life of the variable. इसी चीज को हम क्या बोलेंगे टेक्निकली? लाइफ ऑफ द वेरिएबल। आगे जब मैं स्टैटिक वेरिएबल डिस्कस करूंगा, मैं आपके लिए यही कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। उससे पहले एक और पॉइंट में फिर से हमको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे कि अगर आपको याद हो, जब हमने सी को पढ़ाना स्टार्ट किया था, फर्स्ट डे में ही मैंने आपको बोला था कि जो सेमी कॉलन होता है, सेमी कॉलन अपने आप में एक वैलिड स्टेटमेंट होता है। सेमी कॉलन को मैंने स्टेटमेंट बोला था कि नहीं? यस। अब क्वेश्चन आता है कि सर सेमी कॉलन स्टेटमेंट तो है, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला कि स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं। क्या क्या? एक तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट और दूसरा एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। राइट? काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पॉइंट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ मोस्टली पर्सन को पता नहीं होता है, इसलिए आपको ठीक से सुनना। सेमी कॉलन किस टाइप का स्टेटमेंट है? इज इट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट और इज इट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट? ठीक है, आप सोचें इसके बारे में। बाकी इस एग्जाम्पल को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ऑलरेडी डायग्राम में समझा चुके हैं। दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। तो इनर ब्लॉक के अंदर हम एक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, वाई को भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टेटमेंट सेल्फ कैसा वैलिड ऑलरेडी हम देख चुके हैं। बट सपोज दैट आउटर ब्लॉक के अंदर में डिस्प्ले कराया अगेन प्रिंट एफ एक्स, एक्स सेम ब्लॉक में इसलिए वैलिड। लेकिन यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले कराते हैं प्रिंट एफ वाई, इज इट वैलिड और इनवैलिड? इनवैलिड, क्योंकि वाई का डिक्लेरेशन इस ब्लॉक में हुआ है। तो केवल इस ब्लॉक के अंदर तो हम वाई को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट? लेकिन इसको एक्सेस कहाँ करना है? ब्लॉक के अंदर या ब्लॉक के बाहर? बाहर। दैट्स वाई कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि यहाँ पर वाई आउट ऑफ स्कोप है। ठीक है। हाँ, मेरा क्वेश्चन क्या था? सेमी कॉलन वैलिड स्टेटमेंट होता है, लेकिन सेमी कॉलन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है या एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है? हम कैसे कंफर्म करेंगे, राइट? अब कंफर्म करने का हमारे पास बेस्ट वे क्या है प्रैक्टिकली समझने के लिए? सिंपल, जैसा कि मैंने आपको बताया था डिक्लेरेटिव और एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट में सिंटैक्टिकली क्या डिफरेंस है। कोई भी फंक्शन या ब्लॉक आपके पास अवेलेबल है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट केवल ब्लॉक के बिगिनिंग में, टॉप में अलाउ होते हैं। मतलब टॉप में हम एनी नंबर ऑफ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। उसके बाद हम प्लेस क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जैसे कि प्रिंट है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कोई डेटा टाइप नहीं है, राइट? एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट के बाद कभी भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट सेम ब्लॉक के अंदर अलाउ होते हैं क्या? नहीं, पहले ही आपको समझा चुके हैं, राइट? लेकिन अभी हमारा मेन पॉइंट क्या, मतलब पहले मैं इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, वैलिड है इनवैलिड? इनवैलिड। एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट का डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कभी भी नहीं आते हैं। अब लेकिन हमें कंफर्म क्या करना है अबाउट द सेमी कॉलन? एक और चीज ध्यान रखना, कोई भी कोड हम लिखते कहाँ हैं, या तो फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर। अब मैं थोड़ा सा आपको एक और पॉइंट समझाना चाहूंगा। फंक्शन के बाहर मतलब मेन फंक्शन के बाहर अगेन दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम क्या राइट करेंगे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, या फिर हम क्या राइट करेंगे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। फंक्शन के अंदर हम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, व्हाट अबाउट आउटसाइड द फंक्शन? फंक्शन के बाहर जो प्लेस होता है उसको ग्लोबल एरिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ग्लोबल एरिया। तो ग्लोबल एरिया के अंदर केवल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट तो अलाउ होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट कभी अलाउ नहीं होंगे। इस बात को अच्छे से समझ लो, ठीक है? हो सकता है आपको ये पॉइंट क्लियर ना हो पाया हो, इसलिए मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वॉइड मैन देन इंटीजर एक्स, इज इट डिक्लेरेटिव और एग्जीक्यूटिव? आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? कौन सा स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव है, कौन सा एग्जीक्यूटिव है। देन हमने राइट डाउन किया CLR, SCR और प्रिंट एफ, या फिर थोड़ा सा और आपके लिए कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ इसे। इंटीजर एक्स, देन हमने असाइन करा एक्स इक्वल्स टू 10, देन इंटीजर वाई। तो आप देख रहे हो मेन फंक्शन के अंदर
टोटल अभी कितने स्टेटमेंट हैं, कितने स्टेटमेंट हमें कैसे पता लगेगा? नंबर ऑफ सेमी कॉलन्स को देख के। नंबर ऑफ सेमी कॉलन कितनी बार आए हैं? 3 टाइम्स, राइट। इसलिए आप बोल सकते हो कि प्रिंटर अभी मेन फंक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं? 1, 2, 3। सिमिलरली हम मेन फंक्शन के बाहर भी फ्यू कोड राइट कर रहे हैं। इंटीजर ए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैन के पहले या बाद में, डजेंट मैटर, ठीक है। इंटीजर ए, और देन हमने राइट डाउन किया ए इक्वल्स टू 10। तो एक्चुअली आप देख सकते हो एक्स फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है, तो इसलिए हम एक्स को क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। और ए फंक्शन के बाहर है, तो सिंटैक्टिकली ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल, राइट। लेकिन उससे पहले ये भी समझो, जो एरिया होता है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ब्लॉक का जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक हमेशा लोकल स्कोप क्रिएट करता है। ब्लॉक क्या क्रिएट करता है? लोकल स्कोप। और फंक्शन के बाहर का जो रिमेनिंग एरिया है, चाहे फंक्शन के पहले हो या फंक्शन के बाद हो, इस रिमेनिंग पार्ट को हम बोलते हैं ग्लोबल एरिया। क्या बोलते हैं? ग्लोबल एरिया, राइट। फंक्शन के अंदर मीन्स लोकल एरिया, फंक्शन के बाहर मीन्स ग्लोबल एरिया। तो क्वेश्चन ये है कि इस केस में दो स्टेटमेंट मेन फंक्शन के बाहर हैं और 3 स्टेटमेंट मेन के अंदर हैं। इनमें से आपको पहले तो ये पता करना है कि कौन सा डिक्लेरेटिव है, कौन सा एग्जीक्यूटिव है। तो फर्स्ट केस, जैसा कि मैंने आपको बताया, आइडेंटिफाई करने का सिंपलेस्ट वे और केस क्या है? आपको बस ये देखना है वेरिएबल नेम के पहले क्या डेटा टाइप आया है, राइट। अगर ऐसा है तो उसको हम डिक्लेरेटिव बोलेंगे, अदरवाइज एग्जीक्यूटिबल। सिंपल वे है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि रूल हमेशा सेटिस्फाई हुआ। आगे हम टाइप कास्टिंग देखेंगे, केवल उस केस में रूल चेंज होगा, बाकी सभी केस में सेम है। फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देख पा रहे हो, इन दैट केस टेक्स्ट क्या वेरिएबल, उसके पहले डेटा टाइप है कि नहीं है, तो आप कंफर्म करो ये डिक्लेरेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, डिक्लेरेटिव। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, एक्स इक्वल टू 10। यहाँ पर वेरिएबल का नेम तो है, लेकिन इसके लेफ्ट में डेटा टाइप आया है क्या? नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेबल। तीसरे केस में चेक करें, वाई है और वाई के लेफ्ट में डेटा टाइप आया, इट मींस डिक्लेरेटिव। इतना बात तो आप चेक कर सकते हो। और पहले मैं इस केस में बात करूं, मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूटेबल तो अलाउ होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटेबल के बाद डिक्लेरेटिव अलाउ नहीं होते हैं। तो इनमें से कौन सा डिक्लेरेशन इनवैलिड है? वाई का। मतलब जो वाई वाला स्टेटमेंट ये कंपाइल होगा नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल के बाद डिक्लेरेटिव है, मतलब ई के बाद डी नहीं आना चाहिए, डी के बाद ई आ सकता है सेम ब्लॉक में, ठीक है। कितना पार्ट क्लियर है? नेक्स्ट वन, थोड़ा सा ग्लोबल एरिया की बात करते हैं, दिस एरिया। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट वन, ऑब्जर्व इट, इज इट डिक्लेरेटिव और एग्जीक्यूटिव? वेरिएबल नेम ए है, ए के लेफ्ट में डेटा टाइप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिक्लेरेटिव और एग्जीक्यूटिव? डिक्लेरेटिव। दूसरे केस में ए इक्वल टू 10 सिंपली एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है, मीन्स ई। मैंने आपको बताया था किसी फंक्शन के अंदर या ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक के अंदर या फंक्शन के अंदर दोनों ही टाइप के स्टेटमेंट अलाउ होते हैं, डिक्लेरेटिव भी, एग्जीक्यूटिबल भी। लेकिन फंक्शन के बाहर एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट डायरेक्टली कभी अलाउ नहीं हुआ। तो इस केस में फर्स्ट स्टेटमेंट ग्लोबल एरिया के अंदर तो वैलिड है। एक जहां पर लिखा हमने ए इक्वल टू 10, इज इट वैलिड और इनवैलिड? इनवैलिड, कभी भी ये कोड कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात किसकी कर रहे थे? सेमी कॉलन की, कि सर सेमी कॉलन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है और एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है। मैंने आपसे सिंपली क्वेश्चन क्या पूछा है? सेमी कॉलन स्टेटमेंट होता है कि नहीं, या सेमी कॉलन इज ऑल्सो वैलिड स्टेटमेंट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर सेमी कॉलन वैलिड स्टेटमेंट है तो फिर डिक्लेरेटिव है और एग्जीक्यूटिबल है, ठीक है। आप अपने अदर फैकल्टी से क्वेश्चन जरूर पूछ के देखना, काफी इंटरेस्टिंग है। चेक करते हैं। चलो थोड़ा सा आप तुक्का लगा के बताइए कि सेमी कॉलन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होगा या एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है। गलत हो जाए कोई बात नहीं, चलेगा, ये ट्राई तो करना चाहिए, हो सकता है आपका तुक्का सही बैठ जाए। क्या बोलते हैं आप? सभी लोग रिप्लाई करें।
बाकी लोग भी ट्राई किया करो। और कोई? हाँ, मोदित आपने बोला है बोध। ठीक है। निमिष आपका है डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव। जैनब बोध। तो कुछ नहीं है कि हो सकता है कुछ लोग केवल डिक्लेरेटिव बोल रहे हैं, कुछ लोग एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं, लेकिन आप इसको कंफर्म कैसे करेंगे? हम कैसे ट्राई कंफर्म कर पाएंगे रियल में डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है या फिर एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट है? ठीक है, देखते हैं। इसको टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है। कैसे? जैसे कि हमने मेन फंक्शन के अंदर है, कोई भी फंक्शन हो, नॉट ओनली मेन फंक्शन, राइट, कोई स्टेटमेंट टाइप किया है। अगर हम किसी प्रोग्राम के अंदर केवल सेमी कॉलन टाइप करते हैं, फिर भी ये कोड सक्सेसफुली कंपाइल होगा, क्योंकि सेमी को एम्प्टी सेमी कॉलन भी अपने आप में एक वैलिड स्टेटमेंट होता है, एम्प्टी। अगर हम केवल किसी प्रोग्राम के अंदर सेमी कॉलन लिख दें मेन फंक्शन के बॉडी में, ये कोड हमेशा कंपाइल होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन, हमने यहाँ राइट डाउन किया इंटीजर एक्स, तो ये तो क्लियरली आपको दिख रहा है जस्ट डिक्लेरेटिव, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। उसके बाद सेकेंड लाइन में हमने टाइप किया सेमी कॉलन अगेन। तो अगेन ये सेमी कॉलन भी तो वैलिड स्टेटमेंट है, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि रियल में ये डिक्लेरेटिव है, एग्जीक्यूटिव है? सिंपल वे है। क्या तरीका है हमारे पास टेस्ट करने का? आसानी से हम पता कर सकते हैं। इसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर करके देख लेते हैं, इंटीजर वाई। पर वाई का अब दो केस होंगे, केवल इतना पार्ट आपको फोकस करना है, राइट। सेमी कॉलन के केस में दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये डिक्लेरेटिव है या फिर एग्जीक्यूटिबल है। अगर सेमी कॉलन डिक्लेरेटिव है तो यहाँ पर फिर डिक्लेरेटिव के बाद वाई का डिक्लेरेशन अलाउ होगा कि नहीं होगा? यस, अलाउ। और एज्यूम करो अगर सेमी कॉलन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट है, तो हम जानते हैं एग्जीक्यूटिव के बाद डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट अलाउ नहीं होता है। जस्ट हम इस पीस ऑफ कोड से कंफर्म कर सकते हैं प्रैक्टिकली कि डिक्लेरेटिव है और एग्जीक्यूटिबल है। सिमिलरली व्हाट अबाउट ग्लोबल स्कोप? अगर हमें ग्लोबल स्कोप में टेस्ट करना है, तो सेम रूल अप्लाई करेंगे। कैसे? हमने राइट डाउन किया इंटीजर एक्स और ए इक्वल्स टू समथिंग। आप जानते हो कैसा स्टेटमेंट है? डिक्लेरेटिव। लेकिन हम एक और सेमी कॉलन लिख दें लाइक दिस, तो डिक्लेरेटिव भी हो सकता है एग्जीक्यूटिव, लेकिन हमें पता है ग्लोबल स्कोप में केवल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट अलाउ होते हैं, न कि एग्जीक्यूटिव। तो टेस्ट करने का आसान वे क्या है, जब आप इस कोड को फाइनली टर्बो सी कंपाइलर में कंपाइल करोगे, तो एक्चुअली जब हम सेमी कॉलन को ग्लोबल स्कोप में लिखते हैं डायरेक्टली, एम्प्टी सेमी कॉलन की बात कर रहा हूँ, राइट। अगर एक ग्लोबल स्कोप में, तो ग्लोबल स्कोप के अंदर इसको एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट? सॉरी, गलत कर दिया मैंने। ग्लोबल स्कोप में अगर आपने मेंशन किया, तो ग्लोबल स्कोप के अंदर एम्प्टी सेमी कॉलन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है। अगर ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, तो हमने आपको ऑलरेडी बोला है कि ग्लोबल स्कोप में डिक्लेरेशन तो अलाउ होते हैं, लेकिन अगर ये एग्जीक्यूटिव हुआ तो ये कोड कंपाइल नहीं होना चाहिए, राइट। सिमिलरली जब हम सेमी कॉलन या एम्प्टी सेमी कॉलन को किसी फंक्शन के अंदर या ब्लॉक के अंदर राइट करते हैं लोकली, उस केस में सेमी कॉलन को एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट ट्रीट किया जाता है। और अगर ये रियल में एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट है, तो ये फिर इसके बाद वाई का या किसी भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन अलाउ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चला के देख लेते हैं, काफी इजी तरीका है। फर्स्ट वन, इंटीजर एक्स इक्वल टू समथिंग वैल्यू।
ठीक है, तो उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं केवल सिंपल एम्प्टी सेमीकोलन की बात करूं। उससे पहले हम कोई स्टेटमेंट राइट करके देखते हैं अगेन वन मोर टाइम्स। इंटीजर एक्स इक्वल टू 10 एंड एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कहीं डेटा टाइप आया है इस स्टेटमेंट में? नहीं। तो सिंटैक्टिकली हम इसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्लोबल स्कोप में डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट तो अलाउड है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट अलाउड नहीं होते हैं। दैट्स वाई कंपाइल टाइम एरर आप क्लियरली देख सकते हैं। एरर में से भले 3 शो हो रहा है, लेकिन रीजन एक ही है। ठीक है, क्या रहा टाइप नेम एक्सपेक्टेड समथिंग इलीगल इनिशियलाइजेशन लाइक दिस वे, वैलिड और इनवैलिड, इनवैलिड। लेकिन मैं जैसे ही इस स्टेटमेंट को रिलीज कर देता हूँ, वैलिड। कोई एरर है क्या? नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ केवल एम्प्टी सेमीकोलन की, मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन है नहीं है डजंट मैटर। कोई भी एम्प्टी सेमीकोलन अगर आपने फंक्शन के बाहर लिखा है, बाई डिफॉल्ट ये सेमी कॉलन चाहे पहले हो या बाद में हो डजंट मैटर, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है। आप देख रहे हो कोड कंपाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। तो इसका मतलब क्या है? इससे अभी कंफर्म हो रहा है, अगर एक एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट होता है इन दैट केस और इन दैट सिनेरियो, राइट। ग्लोबल स्कोप में सेमी कॉलन क्या है? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव और एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट एक ऐसा क्राइटेरिया है जो ज्यादातर लोगों को क्लियर नहीं हो पाता, मतलब ज्यादातर आप लोग इसमें कंफ्यूज रहते हो, इसलिए मैं छोटे से छोटे पॉइंट को लेकर समझा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रीवियस को हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं। अब वही सेमी कॉलन हम फंक्शन के अंदर ट्राई करते हैं। इंटीजर एक्स इक्वल टू 10 और एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो जो सेकंड स्टेटमेंट इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव। प्रीवियस को डिक्लेरेटिव। दोनों ही स्टेटमेंट वैलिड है क्योंकि फंक्शन के अंदर है। लेकिन अभी मेरा इस एक्सप्रेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने राइट डाउन किया अगेन डमी सेमी कॉलन। क्या राइट किया? सेमी कॉलन। कंपाइल होगा कि नहीं होगा? अभी तो कंपाइल होगा, देयर इज नो इशू, क्योंकि हमने सेमी कॉलन के बाद कहीं कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन यूज नहीं किया है। कंपाइल हो रहा है कि नहीं? यस। राइट, वार्निंग है क्योंकि हमने एक्स में असाइन किया लेकिन यूज नहीं किया। इसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं y इक्वल टू 20। नाउ टेस्ट इट। क्लियरली क्या रहा है? कंपाइल टाइम एरर, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। सेमी कॉलन लोकल स्कोप में क्या होता है? लोकल स्कोप के अंदर सेमी कॉलन क्या है? एक्ट्स लाइक अ एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट। और ग्लोबल स्कोप में सेमीकोलन किस टाइप का रोल प्ले करता है? एक्ट्स लाइक अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। मतलब प्लेस टू प्लेस इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर सेंड किया था सर बोथ, उनका आउटपुट एकदम प्रिडिक्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मतलब ये दोनों ही कैटेगरी में आएगा, डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ राइट किया। अगेन टेस्टेड। जरूरी नहीं कि सेमीकोलन सेपरेट लाइन में, स्टेटमेंट नंबर ऑफ लाइन से सेपरेट नहीं होता, नंबर ऑफ सेमीकोलन से सेपरेट होता है। अगेन मैं पूछूं ये कोड कंपाइल होगा या नहीं होगा? 100% कंपाइल हो जाए, सॉरी, कंपाइल टाइम एरर। रीजन, क्योंकि फर्स्ट सेमी कॉलन अप टू दैट प्लेस क्या है? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। जैसे ही सेकंड सेमी कॉलन की बात करेंगे, इसके साथ कोई डिक्लेरेशन अपियर हुआ है नहीं, तो बाई डिफॉल्ट इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट। तो इसके बाद वाई का डिक्लेरेशन आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या आएगा? कंपाइल टाइम एरर। राइट। किसी भी क्लास के अंदर सेमी कॉलन को इतने डेप्थ में कभी नहीं पढ़ाया जाता है। मैं चाहता हूँ फ्यूचर में आपके साथ कभी कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं छोटे से छोटे पॉइंट को कंसीडर करके चल रहा। अब ऑब्जर्व करना अगेन, प्रिंट एप समथिंग हेलो मैसेज सेमी कॉलन। ठीक है, फिर से हमने सेमी कॉलन लिख दिया, नेक्स्ट लाइन लिख दिया। ये कोड कंपाइल होगा या नहीं होगा? प्रिडिक्ट करें जरा। पहले तो ऑब्जर्व करो, इस केस में टोटल स्टेटमेंट कितने? 3। फर्स्ट सेमीकोलन किस टाइप का स्टेटमेंट है? एग्जीक्यूटिबल। दूसरा सेमीकोलन लोकल स्कोप में, लोकल स्कोप में हम इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट। तो एग्जीक्यूटिव की बात तो एग्जीक्यूटिव अलाउ होता है। तीसरा सेमीकोलन भी क्या है? एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट। कोई इशू है ही नहीं, मतलब इनके बाद डिक्लेरेशन नहीं आना चाहिए और ये रूल कहीं वायोलेट नहीं हुआ, इसलिए कोड सक्सेसफुली कंपाइल होगा। टेस्टेड। कोई एरर है क्या? नहीं। ठीक है, अभी तक किसी का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है क्या? एनीवन? जितना पार्ट हमने डिस्कस किया है उतना पार्ट सभी को क्लियर है। आगे हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द ग्लोबल वेरिएबल्स, मतलब लोकल वेरिएबल्स के बेसिक पॉइंट ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं। कुछ फ्यू पॉइंट्स होंगे जो स्पेशली डेटा टाइप और स्टोरेज क्लासेस को बिलोंग करते हैं, जिनके बारे में हम आगे स्टोरेज क्लास टॉपिक में बात करेंगे। अभी जस्ट बिगिनिंग लेवल पर हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वन क्या है? ग्लोबल वेरिएबल्स। व्हाट इज मीन बाई ग्लोबल वेरिएबल्स? सिंपल डेफिनेशन हमने ऑलरेडी लिखवाया। सिंपल, कोई भी वेरिएबल अगर हमने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है, ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? नथिंग बट ग्लोबल वेरिएबल। एनी वेरिएबल which is declared outside the body of function, सॉरी आउटसाइड द फंक्शन, बॉडी नहीं बोलेंगे, आउटसाइड द फंक्शन। आप बोलो सर आपने बॉडी वर्ड क्यों हटा दिया?
आगे आप देखने वाले फंक्शन के हेडर में भी वेरिएबल डिक्लेरेशन अलाउ होते हैं, जैसे कि वॉइड, या हम इन फ्यूचर एक फंक्शन क्रिएट करें 2 नंबर को ऐड करने के लिए, शायद आपने देखा भी हो। तो यहाँ पर फंक्शन के बॉडी किससे रिप्रेजेंट होता है? ब्लॉक से। जैसे एक्स ब्लॉक के अंदर इसको हम क्लियरली लोकल बोल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में आप देखने वाले हो वेरिएबल डिक्लेरेशंस हमें फंक्शन के हेडर में भी देखने को मिलने वाला है, राइट। लेकिन अभी भी ये वेरिएबल अल्टीमेटली देखा जाए तो है तो फंक्शन का ही पार्ट, लेकिन ये हेडर में है, बॉडी में है, हेडर पार्ट के अंदर है, तो इनको भी लोकल वेरिएबल बोला जाएगा। भले ही बॉडी के बाहर है, फिर भी क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। इसलिए मैंने यहाँ से बॉडी वर्ड हटा दिया था, इसलिए मैंने क्लियरली क्या मेंशन किया है? आउटसाइड द फंक्शन, नॉन एज नॉन एज ग्लोबल वेरिएबल्स, नॉन एज ग्लोबल वेरिएबल्स। हाँ, एक और बात, आप ये भी कैसे डिसाइड करोगे कि सर हमें कब लोकल वेरिएबल यूज करना है, कब ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है? तो ये पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम ये तो समझ लें कि लोकल और ग्लोबल में डिफरेंस क्या है। कई सारे डिफरेंट पॉइंट हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। लोकल वेरिएबल्स को यूज करने का पर्पस डिफरेंट है, ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज करने का पर्पस डिफरेंट है। तो पहले तो हमें ये समझना कि थिंग्स होते क्या है, बाद में हम रन करेंगे, बात करेंगे कि हमारे लिए कौन सा थिंग कब यूज करना बेटर रहेगा, ठीक है। एनी वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन, सपोज हमने कोई सी प्रोग्राम क्रिएट किया, फाइल है टेस्ट डॉट सी, यहाँ पर हमने राइट डाउन किया इंटीजर एक्स इक्वल टू 10 एंड देन वॉइड मेन समथिंग। करेंटली आप देख पा रहे हो एक्स का डिक्लेरेशन किसी फंक्शन के अंदर है या बाहर है? बाहर है। तो इस सिनेरियो के अंदर हम एक्स को क्या बोलेंगे? हियर एक्स इज अ ग्लोबल वेरिएबल, राइट। पहले तो हम वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन देखना, अब वही पॉइंट फिर से आ जाते हैं, क्या क्या? अगर एक्स ग्लोबल वेरिएबल है तो आपको क्या क्या पॉइंट पता करना है? किसी वेरिएबल के बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, अगर हमने साइन नहीं किया है। वेरिएबल किस मेमोरी के अंदर, मेमोरी और एरिया के अंदर एलोकेट होते हैं, क्रिएट होते हैं। दूसरी बात, वेरिएबल्स का मेमोरी एलोकेशन कब हो रहा है। तीसरी बात, वेरिएबल्स का डी एलोकेशन कब हो रहा है। चौथा पॉइंट, वेरिएबल्स का एलोकेशन और डी एलोकेशन, इसी टाइम ड्यूरेशन को हम क्या बोलेंगे? लाइफ। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल का स्कोप क्या है, मतलब बिगिनिंग लेवल पर सभी वेरिएबल्स के बारे में एटलीस्ट 3 थिंग्स या 5 थिंग्स पता होना चाहिए। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, मेमोरी कहाँ क्रिएट होगा, मेमोरी एलोकेशन कब होगा, मेमोरी डी एलोकेशन कब होगा, राइट। तो फर्स्ट वन, सबसे पहले हम बात करते हैं, लोकल वेरिएबल्स का डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होता है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स का डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज कभी नहीं हो। किसी भी ग्लोबल वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज जीरो। क्या होता है? ऑलवेज जीरो। हाँ, यहाँ पर हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, इनिशियलाइजेशन वर्सेस असाइनमेंट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इनिशियलाइजेशन वर्सेस असाइनमेंट, ठीक है। मतलब ये पॉइंट भी लोकल और ग्लोबल को काफी डिफरेंट बनाता है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, इससे आपके पॉइंट छूटे ना। फर्स्ट वन, जैसा कि हम बात कर रहे थे, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, पहले एक बार रखिए, सुन लो। सभी ग्लोबल वेरिएबल्स का डिफॉल्ट वैल्यू होता है ऑलवेज जीरो। क्या होता है? जस्ट जीरो। डेटा टाइप कुछ भी डजेंट मैटर। ग्लोबल वेरिएबल्स किस मेमोरी में क्रिएट होते हैं? अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, लोकल वेरिएबल रैम के किस लॉजिकल पार्टीशन में क्रिएट होते हैं? लोकल वेरिएबल्स का एलोकेशन होता है इनसाइड द स्टैक एरिया। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था मेमोरी डायग्राम में, रैम को लॉजिकली हम 4 पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, क्या क्या? डेटा एरिया, हीप एरिया, मेथड एरिया, स्टैक एरिया। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स का एलोकेशन कहाँ होता है? ऑलवेज इनसाइड द डेटा एरिया, नॉट स्टैक। ग्लोबल वेरिएबल स्टैक में कभी भी क्रिएट नहीं होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कहाँ पर क्रिएट होंगे? ऑलवेज एज अ पार्ट ऑफ डेटा एरिया। और डेटा एरिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑल्सो नोन एज डेटा सेगमेंट। कुछ पर्सन इसी थिंग्स को, इसी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? डेटा सेगमेंट। दूसरी बात, ये स्टोरी केवल सी में नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में जाओगे जहां पर भी ग्लोबल वेरिएबल्स की बात होगी, स्टैटिक वेरिएबल्स की बात होगी, वो वेरिएबल्स हमेशा डेटा एरिया में ही क्रिएट होते हैं। व्हेन एवर मेमोरी एलोकेशन इज परफॉर्म, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सबसे पहले जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, किसी फाइल में सेव करते हैं, तो प्रोग्राम कौन से मेमोरी में सेव होता है? हार्ड डिस्क मेमोरी में और रैम मेमोरी में। इनिशियली जब हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं एडिटर के द्वारा, तो हम किसी भी प्रोग्राम के सोर्स कोड को फाइल में ही तो सेव करते हैं, और फाइल कहाँ क्रिएट होते हैं? हार्ड डिस्क में और रैम में। हार्ड डिस्क में। इसीलिए स्टार्टिंग मैंने इस टाइप के बेसिक फंडामेंटल्स आपको कंप्लीट कराए थे, जिससे आपको फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो, राइट।
प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट का हार्ड डिस्क में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल क्रिएट किया a.c, a.c नाम का फाइल कहाँ क्रिएट होगा, जस्ट एज पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क, राइट। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के बाद क्या क्रिएट होगा, फाइनली पहले ओबीजे फाइल और देन exe फाइल। और अगर exe फाइल में सोर्स कोड है, कंपाइल कोड और मशीन कोड, लेकिन है तो फाइल ही, तो exe फाइल भी कहाँ क्रिएट होगा, हार्ड डिस्क में। लेकिन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करता है, प्रोसेसर। और प्रोसेसर कोई भी कोड तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जब तक वो कोड रैम मेमोरी में लोड नहीं हो जाता है। तो वन थिंग श्योर, मैंने आपको पहले ही बताया था कई बार, तब आपको वो सारे पॉइंट थ्योरी लगते थे, लेकिन अब आप देखो हर एक चीज का कहीं ना कहीं इंपोर्टेंस है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बेसिक फंडामेंटल्स को कवर कराया था। क्या, जब भी हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करें इनिशियली एक्सी फाइल भले ही हार्ड डिस्क में, लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम कहाँ पर होगा, रैम में। और जब हार्ड डिस्क से किसी भी कंपाइल कोड को जब एग्जीक्यूशन के जस्ट बिगिनिंग में ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम मेमोरी में लोड कर देता है। इस प्रोसेस को टेक्निकली बोला जाता है लोडिंग प्रोसेस। क्या बोला जाता है, लोडिंग प्रोसेस। कौन लोड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन का जो सबसे पहला वेरी बिगिनिंग प्रोसेस है वो क्या है, ऑलवेज लोडिंग। जब तक कोड हार्ड डिस्क से रैम में लोड नहीं हो जाता एग्जीक्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। और ये लोडिंग प्रोसेस अवेलेबल कौन करता है या परफॉर्म कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लोडिंग का मतलब क्या, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, लोडिंग का मतलब है हार्ड डिस्क को आप क्या ट्रीट करोगे, ऑलवेज हार्ड डिस्क एक्ट्स लाइक योर किचन इन अवर हाउस। मतलब हमारे घर में जो किचन है जहाँ पर फूड फूड बनाया जा रहा है, राइट, जहाँ पर फूड पकाया जा रहा है बनाया जा रहा है, मेकिंग पार्ट क्या है, किचन। लेकिन हम खाना किचन के अंदर खाते हैं या फिर डाइनिंग टेबल पर, डाइनिंग रेस्टोरेंट में भी आप जाके किचन में घुस के खाना खाते हो, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल। जब खाना किचन से डाइनिंग टेबल पर सर्व होता है तो इस प्रोसेस को हम टेक्निकली क्या बोलेंगे, नथिंग बट लोडिंग प्रोसेस। मतलब जब तक खाना आपके डाइनिंग पर नहीं आ जाता है आप उसको खा सकते हैं, मतलब आपके लिए अवेलेबल है क्या, नहीं, भले ही खाना किचन में पका हुआ रखा लेकिन फिर भी आपको रेस्टोरेंट के किचन में जाने की परमिशन नहीं होती है। उसी टाइप से लेट करना है भाई। वेरी बिगनिंग प्रोसेस क्या है, लोडिंग। अब सर यहाँ पर आप लोडिंग को इतना फोकस क्यों करो, सिंपल रीजन है, जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, इससे पहले हमने बात की थी लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स का एलोकेशन कब होता है, लोकल वेरिएबल्स कब क्रिएट होते हैं, जब, वन सेकंड इसको क्लियर कर दूं, बाई मिस्टेक टाइप हो गया। लोकल वेरिएबल्स का एलोकेशन का होता है जब कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एंटर होता है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स का ऐसा कोई झंझट नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल्स का मेमोरी एलोकेशन होता है एट द टाइम ऑफ लोडिंग। किसी भी ग्लोबल वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेशन का हुआ लोडिंग टाइम, जैसे ही आपका कोड हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है, लोडिंग होने के जस्ट बाद आपको लगता है कि मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, टोटली रॉन्ग है। मेन फंक्शन के एग्जीक्यूट होने से भी पहले ग्लोबल वेरिएबल्स का एलोकेशन होता है, कहाँ, स्टैक में और डेटा एरिया में, डेटा एरिया के अंदर। सिमिलरली मान लिया जाए कि आप खाना खा चुके हो, मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, लोडिंग का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट होने के बाद क्या ये कोड अभी भी रैम के अंदर ही रहेगा, नहीं, राइट। मतलब अब आपका कोड यूज ही नहीं हो रहा तो रैम के अंदर रखने की क्या जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि आप खाना खा चुके हो तो आपके जो प्लेट्स हैं क्या वो वहीं टेबल पर ही पड़े रहेंगे, नहीं, बाद में हटा दिए जाएंगे ना, जिससे कोई दूसरा बंदा आके वहाँ खाना खा सके, मतलब दूसरे कोड को लोड किया जा सके। तो अगर कोड लोड हुआ तो एग्जीक्यूशन के जस्ट बाद एक कोड अनलोड भी होता है, मतलब रैम से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो जैसे ही अनलोडिंग परफॉर्म होगा, रैम से कोड को रिमूव किया जाएगा, देन ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए परफॉर्म क्या होगा, मेमोरी डी एलोकेशन। मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स एग्जीक्यूशन के बिगिनिंग में एलोकेट हो जाते हैं, और जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है, चाहे एग्जीक्यूशन कंट्रोल फंक्शन के अंदर हो या ना हो, डजेंट मैटर, जब तक एग्जीक्यूशन चल रहा है तब तक ग्लोबल वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। मतलब इनका लाइफ टाइम क्या है, लाइफ में कब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन बिटवीन एग्जीक्यूशन एंड सॉरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, या एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूशन कंप्लीशन। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में 100% मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आगे हम इनको काफी डेप्थ लेवल में कवर करने वाले हैं। अभी तो जस्ट हमने एक बेसिक ओवरव्यू प्रोवाइड किया है। एलोकेशन, एलोकेशन कब होता है, एट द टाइम ऑफ लोडिंग और बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि हम जानते हैं लोडिंग प्रोग्राम के बिगिनिंग में ही तो होता है, तो चाहे हम लोडिंग टाइम बोले और बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन बोले, मीनिंग सेम है। सिमिलरली डी एलोकेशन का होता है एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, मतलब कोड को अनलोड किया जाएगा,
एट दैट टाइम ग्लोबल वेरिएबल्स का एलोकेशन, सॉरी, डी एलोकेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर दिया जाए। व्हाट अबाउट द स्कोप, स्कोप के लिए आपको केयरफुल रहना है, राइट। ग्लोबल वेरिएबल्स का स्कोप कहाँ होगा? अगर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं तो इनको थ्रू आउट द प्रोग्राम किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेस करना पॉसिबल है, क्योंकि फंक्शन के अंदर होते हैं, फंक्शन के बाहर, राइट। कैन बी एक्सेस्ड, कैन बी एक्सेस्ड इनसाइड एनी फंक्शन, लेकिन ध्यान रखना ओनली आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन, ओनली आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन, ओनली डिक्लेरेशन के बाद। मतलब अगर डिक्लेरेशन के पहले कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में हम कभी एक्सेस नहीं कर पाए, भले ही ये ग्लोबल है, राइट। नेक्स्ट वन क्या था? इनिशियलाइजेशन वर्सेस असाइनमेंट। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको मैं एंड में डिस्कस करूंगा। पहले जस्ट एक इंटरव्यूअर आपसे जिस टाइप से क्वेश्चन पूछता, सेम वे में क्वेश्चंस मैं आपके लिए कंप्लीट करवा रहा हूँ, उसके बाद हम एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स? क्या होता है? जस्ट जीरो। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट वन, वेन एवर और in which memory, in which memory global variables will takes the memory space। मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स रैम के किस पार्टीशन में स्पेस लेते हैं? इनसाइड डेटा एरिया और डेटा सेगमेंट, यही बताया था आपको। थर्ड क्वेश्चन, whenever memory is allocated to the global variables का मेमोरी एलोकेशन कब होता है? ऑलरेडी हमने आपको लिखवाया है, बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन, और वी कैन से एट द टाइम ऑफ कोड लोडिंग। ठीक है, तो कोड लोडिंग आपके लिए थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट और टेक्निकल टर्म हो जाता है, जो बिगिनर लेवल पर हो सकता है समझना पॉसिबल ना हो, तो आप तो स्टार्ट से याद रखो। अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स का एलोकेशन हो चुका है, अंडरस्टूड है? ठीक है, इस प्रॉब्लम में यहाँ पर क्या राइट करूंगा? ऑल द ग्लोबल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड, ऑल द ग्लोबल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इनसाइड डेटा एरिया व्हेन एवर, और in the data area at the time of, at the time of code loading, at the time of code loading, or just beginning of the execution, that's it। ठीक है, whenever memory deallocation is performed, whenever memory is deallocated, किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्लोबल वेरिएबल्स की। ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए मेमोरी डीएलोकेशन कब परफॉर्म होता है? एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, मतलब थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन अवेलेबल रहते हैं, इनका लाइफ टाइम सबसे ज्यादा होता है। मतलब जब तक प्रोग्राम जिंदा है, तब तक ग्लोबल वेरिएबल जिंदा है, इस टाइप से लेट कर सकते हो, राइट। ये सारी पॉइंट्स मैंने आपको वन टू वन कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके अलावा क्या है? स्कोप, स्कोप को हम आगे डेप्थ में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रख सकते हो, डिक्लेरेशन के बाद ग्लोबल वेरिएबल्स को कहीं भी एक्सेस करना पॉसिबल है। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड, ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इनसाइड, कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी फंक्शन। अभी तो हम एक ही फंक्शन से डील कर रहे हैं, इन फ्यूचर आप देखो हम कई सारे फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पॉइंट क्लियर होगा। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी फंक्शन ओनली आफ्टर देयर डिक्लेरेशन। इस पॉइंट का सर क्या मतलब है? थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे कि पहले देखें जरूर, हमारे पास टेस्टिंग पर्पज से दो फंक्शन है, एक तो M1, दूसरा M2, तीसरा M3। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं अभी आपको ये सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपके ग्लोबल वेरिएबल को कॉन्सेंट्रेट करो। अब ऑब्जर्व करना है इस एग्जांपल के अंदर, एक ग्लोबल वेरिएबल हमने M1 के पहले डिक्लेयर कर दिया। आप देख रहे होगे M1 जस्ट बिगिनिंग में डिक्लेयर किया गया, मतलब M1, M2, M3 ये तीनों फंक्शन x के बाद ही तो आए हैं, तो इसका मतलब x को हम M1 में भी एक्सेस कर सकते हैं, M2 के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, M3 के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, राइट। बट सपोज अगर हमने कोई भी ग्लोबल वेरिएबल M1 के बाद और M2 के पहले डिक्लेयर किया, अगेन ऑब्जर्व, वाई भी तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन ये वाई का डिक्लेरेशन फंक्शन के अंदर है, बाहर है? बाहर है।
तो इसलिए वाई को हम लोकल बोलेंगे या ग्लोबल, ग्लोबल। लेकिन वाई के बाद कितने फंक्शन डिक्लेयर किए गए हैं? वाई के बाद केवल दो ही फंक्शन है, M2 और M3। तो वाई को M2 और M3 के द्वारा तो एक्सेस करना पॉसिबल है, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या हम वाई को इसके किसी प्रीवियस फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि M1? मतलब M1 पहले आया, वाई बाद में आया है। जो बाद में आया है वो पहले कैसे एक्सेस हो सकता है? सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये वैलिड है इनवैलिड? इनवैलिड। आई थिंक आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। ये पार्ट क्लियर है सभी को? कंफर्म करें जरा। श्याम, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक आप ऐसा पूछ रहे हो कि सर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हुआ तो क्या हुआ? आई थिंक लाइक दैट वे। यहाँ पर अगर हम राइट करते हैं इंटीजर एक्स, क्या होगा? तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट अपने आप में क्या है? ब्लॉक। और ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो लोकल होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक कभी भी ग्लोबल स्कोप में अलाउ नहीं होते हैं। मतलब हमने आपको बताया था जो ब्लॉक हम क्रिएट कर रहे थे वो केवल किसी फंक्शन के अंदर तो हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन के बाहर ब्लॉक कभी अलाउ नहीं होते। मतलब भले ही हम वेरिएबल डिक्लेयर करें या ना करें, ब्लॉक इटसेल्फ इनवैलिड होगा। उसका रीजन मैं आपको फंक्शन में बताऊंगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में, अबाउट द इनिशियलाइजेशन। ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी अपने आप में लोकल और ग्लोबल के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करता है। व्हाट इज मीन बाई वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड वेरिएबल असाइनमेंट? मतलब मैं यहाँ पर बात क्या कर रहा हूँ, इन फ्यूचर आप देखने वाले दो टाइप के ऑपरेशन काफी पॉपुलर होने वाले हैं। एक तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, और दूसरा पार्ट क्या है? वेरिएबल असाइनमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट? ठीक है, असाइनमेंट और इनिशियलाइज में क्या डिफरेंस? सिंपल। अगर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइम पर कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं यूजिंग इक्वल ऑपरेटर, उस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। जैसे कि फिर से समझें सिंटैक्टिकली, डेटा टाइप देन सम वेरिएबल। तो जैसा कि आप जानते हो इस स्टेटमेंट को हम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के अंदर अगर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं यूजिंग दिस इक्वल ऑपरेटर, इस स्टेटमेंट को इनिशियलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनिशियलाइजेशन। अगर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर पहले कर लिया, डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, लाइक दैट, डिक्लेयर पहले कर लिया, लेकिन वैल्यू हम बाद में असाइन कर रहे हैं, राइट? डिक्लेरेशन के बाद जब भी इक्वल सिंबल के द्वारा हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे, देन टेक्निकली इस ऑपरेशन को ही बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेशन। अब आप बोलो सर देखने में तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं, राइट? मतलब इससे फर्क क्या क्रिएट हो रहा है? फर्स्ट केस में भी वेरिएबल में 10 असाइन हुआ, जैसे कि एग्जांपल पर्पस से यहाँ राइट डाउन कर दिया इंटीजर एक्स इक्वल टू 10। फर्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं एक्स में अल्टीमेटली स्टोर तो 10 ही होना है, दूसरे एग्जांपल में 10 ही स्टोर हो रहा है। वो बात अलग है कि फर्स्ट केस में डिक्लेरेशन टाइम पर, दूसरे केस में डिक्लेरेशन के बाद है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर दोनों काफी डिफरेंस क्रिएट करते हैं। वही प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए पहले ठीक से देखना जरूरी है। फिर से देखते हैं। किसी भी वेरिएबल के लिए इनिशियलाइजेशन कितनी बार पॉसिबल है? सेम वेरिएबल केवल एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं, इसलिए इनिशियलाइजेशन ओनली वन टाइम पॉसिबल है। और डिक्लेरेशन के बाद हम सेम वेरिएबल में एनी नंबर ऑफ टाइम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? असाइनमेंट वन टाइम पॉसिबल है और मल्टीपल टाइम। असाइनमेंट के लिए कोई लिमिट नहीं है। किसी भी वेरिएबल के लिए इनिशियलाइजेशन कितनी बार पॉसिबल है? एग्जैक्टली वंस। और ये भी ध्यान रखना, असाइनमेंट तभी, सॉरी, इनिशियलाइजेशन तभी बोलेंगे अगर आपने डिक्लेरेशन टाइम पर कोई वैल्यू प्रोवाइड किया है, अदरवाइज यही ऑपरेशन क्या बन जाएगा? असाइनमेंट। दूसरी बात, इनिशियलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। क्या क्या? स्टैटिक इनिशियलाइजेशन एंड व्हाट? डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक का क्या मतलब है? सिंपल। अगर हम किसी भी वेरिएबल में डिक्लेरेशन टाइम पर डायरेक्टली कोई वैल्यू या नंबर असाइन करें, जहाँ लाइक 10 20 लाइक दैट, मतलब 10 क्या? कांस्टेंट। तो इस टाइम मतलब यहाँ पर फिक्स हो गया कि एक्स का वैल्यू 100% 10 होगा।
इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड। दूसरा केस डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, समवेयर हमने राइट डाउन किया, इंटीजर y इक्वल्स टू समथिंग स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो यहाँ पर हमने 4 डायरेक्टली साइन नहीं किया, मतलब यहाँ पर y में क्या साइन होगा, वॉट एवर वैल्यू रिटर्न बाई दिस स्क्वायर रूट फंक्शन। या फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, समथिंग इंटीजर z इक्वल्स टू x प्लस 1। तो यहाँ पर x प्लस 1 अपने आप में क्या है, एक्सप्रेशन। क्या है, एक्सप्रेशन। या फिर इंटीजर a इक्वल्स टू x। तो x क्या है, वेरिएबल, और वेरिएबल मीन्स चेंजेबल, राइट। तो अगर हम वैल्यू से इनिशियलाइजेशन करें, असाइन कर रहे हैं, देन इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। अगर हम किसी फंक्शन के द्वारा, एक्सप्रेशन के द्वारा, वेरिएबल के द्वारा इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, तो ऐसे इनिशियलाइजेशन को टेक्निकली बोला जाता है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिंपल, दो वेरिएबल्स हैं, लोकल एंड ग्लोबल। तो ध्यान रखना, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन लोकल वेरिएबल भी सपोर्ट करते हैं, और स्टैटिक इनिशियलाइजेशन को ग्लोबल वेरिएबल भी सपोर्ट करते हैं। देयर इज नो डिफरेंस हियर, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन है, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन केवल लोकली पॉसिबल है, मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स में कभी भी डायनेमिक इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। व्हाट इज मीन बाय दिस पॉइंट, ऑब्जर्वेट, हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर एक्स इक्वल टू 10। पहली बार एक्स का डिक्लेरेशन हमने कहाँ क्रिएट किया, फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर, आउटसाइड द फंक्शन, राइट। दूसरी बात, हमने एक्स में 10 असाइन किया है, तो इसको हम डिक्लेरेशन टाइम पर प्रोवाइड करें, इसको इनिशियलाइजेशन बोलेंगे कि नहीं, यस। लेकिन कौन सा इनिशियलाइजेशन है, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, क्यों 10 वैल्यू है। दूसरा केस, हमने राइट डाउन किया इंटीजर वाई इक्वल्स टू एक्स, राइट, y इक्वल्स टू एक्स। तो इस इनिशियलाइजेशन y में भी तो इनिशियलाइजेशन हो रहा है, नो डाउट, लेकिन y के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, इज इट स्टैटिक और डायनेमिक। अगर राइट हैंड साइड में डायरेक्टली वैल्यू है तो स्टैटिक, और वैल्यू नहीं है तो डायनेमिक, मतलब यहाँ x है, और x क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स डायनेमिक नेचर में आते हैं। वेरिएबल्स का नेचर कैसा होता है, डायनेमिक, इसलिए हम इसको टेक्निकली क्या बोलेंगे, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। फिर से, इंटीजर ए इक्वल्स टू 10 लोकल है, लेकिन ये इनिशियलाइजेशन कैसा है, स्टैटिक। इंटीजर बी इक्वल्स टू ए, इसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक। तो ऑलरेडी हमने आपको बताया है, अगर स्टैटिक इनिशियलाइजेशन है तो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन लोकल वेरिएबल भी सपोर्ट करते हैं, ग्लोबल भी। तो स्टैटिक के केसेस में, मतलब एक्स में स्टैटिक हो रहा है, दैट्स वाई वैलिड। ए के अंदर ये लोकल है, लेकिन ए में भी स्टैटिक हो रहा है, दैट्स वाई वैलिड। व्हाट अबाउट वाई एंड बी, वाई में कैसा इनिशियलाइजेशन हो रहा है, डायनेमिक। मैंने आपको क्लियरली लिखवाया है, ग्लोबल वेरिएबल डायनेमिक इनिशियलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते, दैट्स वाई कंपाइल टाइम एरर। मतलब वाई इक्वल टू एक्स जहां लिखा है वो कोड कंपाइल नहीं होगा, क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। लेकिन दूसरा केस क्या, बी इक्वल्स टू ए, इज इट लोकल और ग्लोबल, लोकल। मैंने आपको लिखवाया लोकल में स्टैटिक और डायनेमिक दोनों इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है, इसलिए बी वाला केस कैसा है, वैलिड, ठीक है। अब इसके बारे में प्रैक्टिकली नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट क्रिएट हो गया सभी को। जिस टाइप से हम लोकल वेरिएबल्स को किसी दूसरे वेरिएबल से इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्या सेम वे में ग्लोबल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना पॉसिबल है, नहीं। क्लियर है सभी को। अब किसी का अभी के लिए आज की क्लास रिलेटेड कोई डाउट या पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हो, और आज मैं आपके ग्रुप में ढेर सारे क्वेश्चन पोस्ट करने वाला हूं, उनको अटेम्प्ट जरूर करना है। किसी का कोई क्वेरी है क्या, एक बार कंफर्म